जातिगत जनगणना पर आना चाहती हूँ। आपकी लाइन अलग है, क्या ये सरकार से नाराजगी जाहिर करने का तरीका है? नहीं, बिल्कुल क्या है ये? और मेरी लाइन अलग कहाँ है? मैं जिस राज्य से आता हूँ, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की यूनिट की सहमति से ही हुई है। वो लोग उस वक्त उस जनगणना जब हुई थी उस फैसले में वो लोग साथ में थे। देखिए, मैं मानता हूं, जरूर मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं जो उस विशेष जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच पर आधारित होती है। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी जरूरी है ताकि उसके अनुपात में वो राशि आवंटित की जा सके। कई बार न्यायालय ने भी इन आंकड़ों की मांग की है कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मैं मानता हूं कि ये आंकड़े सरकार के पास कम से कम होने चाहिए। मैं सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि आप कहते हैं कि आंकड़े होने चाहिए लेकिन सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, ये विरोधाभास है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे समाज में विभाजन हो जाएगा? भाई, दलित को भी तो पता चलना चाहिए, ओबीसी को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी संख्या क्या है। मैं मानता हूँ कि इन आंकड़ों की जरूरत उन नीतियों को लेकर है जो नीतियां उनके लिए बनाई जाती हैं। ऐसे में सही अनुपात में वो राशि उनके लिए आवंटित की जाए, इसलिए सरकारों के पास ये आंकड़े होने चाहिए। लोगों को क्यों ना पता चले? समाज में देने का कोई मतलब नहीं है ना। अभी तक जाति के हिसाब से जाने जाते थे, फिर आप प्रतिशत के हिसाब से जाने जाएंगे, तुम इतने प्रतिशत वाले, तुम इतने प्रतिशत वाले। लोगों के बीच इसकी क्या जरूरत है? बट सरकारों के पास इन आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि इस बात का अनुभव मैं खुद करता हूँ। कितनी बार कितनी योजनाएं केंद्र सरकार हूँ, राज्य सरकार हूँ, ये बनाती ही इन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसे में जब तक सरकार को पता ही नहीं होगी आबादी, तो सरकार कैसे उसके लिए काम करेगी? आपके पिता मंत्री थे, आप खुद मंत्री हैं, आपके चाचा मंत्री रहे हैं। अब आपकी आने वाली पीढ़ी को इस रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है? आपको वो सारे संसाधन मिल रहे हैं जिन पर आपका अधिकार है, या एक सवर्ण आप कहिए जो उनको अवेल कर रहा है। तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ आपको वो मिलते रहेंगे तो उसकी क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? सामाजिक लड़ाई, जो अनटचेबिलिटी की लड़ाई थी उससे तो अब आपका परिवार तो कम से कम बाहर निकल आया है। सामाजिक नहीं निकला ना, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ शोभना जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई पद पाने के लिए नहीं है, सम्मान पाने के लिए है। वो सम्मान नहीं मिलता है आज की भी तारीख में। आज भी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक मुख्यमंत्री से बड़ा पद और किसका? पर अगर एक मुख्यमंत्री के भी जाने के बाद गंगा जल से धुलवाया जाता है, मेरे खुद के साथ ये हुआ है इन चुनाव प्रचारों में। और सोचिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा छुआछूत की लड़ाई लड़ी, उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति को जब जाकर मैंने माल्यार्पण किया तो अगले दिन उस मूर्ति को गंगा जल से दूध से धुलवाया जा रहा है। तो आप बताइए, क्या ये भेदभाव नहीं है? लेकिन बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय सम्मान की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई। आर्थिक स्तर पे बराबरी की नहीं, सामाजिक स्तर पे बराबरी की लड़ाई है। चिराग, आप मंत्री बने हैं इसलिए बने हैं क्योंकि आप रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, मेहनत आपने की है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या आपके उस दलित परिवार का बच्चा कभी मुख्यमंत्री बनने का सोच पाएगा? मैं ये आपसे कह रही हूँ, और मैं नहीं कह रही हूँ। तो दलित परिवार का वो बच्चा, चलिए आपने तो मुझे नेपोटिज्म में आपने मुझे खारिज कर दिया, बट मेरे पिता तो उसी संघर्ष, खारिज नहीं किया, मैं आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करती हूं। आपने बहुत सफलता पाई। मेरे धन्यवाद। मेरे पिता तो उसी संघर्ष से निकल कर आए ना। और पिछली पीढ़ी जो भी आज यहाँ तक पहुंची है, इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये सब उसी संघर्ष से निकल कर आए। पर वो संघर्ष आज की भी पीढ़ी को करना पड़ता है, गाहे बगाहे। लड़ाई उस बात को लेकर है। ठीक है, ये जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि घर धुलवाया गया एक मुख्यमंत्री के बाद, क्या अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं आप? क्या आप अखिलेश यादव के घर का जिक्र कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के घर को धुलवाया गया? कई ऐसे उदाहरण है, मेरे राज्य में भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे उदाहरण, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसे कई उदाहरण है अलग अलग राज्यों के। मेरे राज्य से भी उदाहरण है, बिहार से भी। ठीक है।